हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम लोग डील करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। वैसे अपने लोगों ने ऑलरेडी कल लास्ट क्लास में देख चुका है कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील किया था कि सॉलिड क्या होता है। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर, जैसे कि मैं आपको एक क्विक रिविजन दे रहा हूँ, एक ब्रीफ दे रहा हूँ। मैटर एक वो सब्सटेंस होता है जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको अपन मैटर बोल सकते हैं। मैटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन क्योंकि आप 12th में पहुंच चुके हैं तो बेसिकली मैटर जो 3 टाइप के होते हैं वो तो पढ़ते हैं अपन, लेकिन मैटर वैसे टोटल 5 टाइप के होते हैं, जिनमें से वैसे दो है वो काम के नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, और जो ये 3 तो अपन बेसिक पढ़ते आए हैं। चौथा जो होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो पांचवा होता है वो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो चौथा स्टेट है प्लाज्मा, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरमीडिएट स्टेप है। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो एक्चुअल में है एक आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डील किया था, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। इवन यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं तो हम लोगों ने इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ा था कि आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है। ये एग्जाम में आता है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, तो आप देख लीजिए आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है, यानी आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज आइसोट्रोपिक नेचर, या व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक नेचर, क्या होता है आइसोट्रोपिक नेचर। तो देखो, जब भी किसी भी सॉलिड में एक पिन पॉइंट कर दिया जाए और इस पॉइंट की हर एक डायरेक्शन में अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी अगर हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हुई या सिमिलर हुई तो अपन इसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये आइसोट्रोपिक नेचर का है। और अगर सिमिलर ना हुई तो ये एनआइसोट्रोपिक का नेचर का होगा। ठीक है, आइसोट्रोपिक नेचर का होने का मतलब समझ में आया कि अगर किसी भी सॉलिड में एक पार्टिकल के हर एक डायरेक्शन में अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हुई, मैं रिपीट करता हूं, मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपने को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ही काउंट करना है, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान भी नहीं दोगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या बताया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, या फिर रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो सब, ये फिजिकल प्रॉपर्टी अगर उसकी हर एक डायरेक्शन में सिमिलर हुई तब जाके वो आइसोट्रोपिक नेचर का होगा, और अगर सिमिलर नहीं हुई तो वो एनआइसोट्रोपिक नेचर का होगा। आई होप आप लोग इतना क्लियर होगा। आपको मैं बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है। रीजन है इसका अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे जिस भी सॉलिड का आप पढ़ रहे हो, तो सॉलिड कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बना रहेगा, तो उस पार्टिकल का जो अरेंजमेंट रहेगा, अगर वो पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हुआ यानी प्रॉपर, जैसे ये पार्टिकल है फिर इसके बाद ये पार्टिकल, फिर ये ऐसा, अगर ये पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, अगर वो पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हुआ तो ये कौन सा हुआ? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। तो क्योंकि इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट रेगुलर होते हैं इसलिए ये एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है। और एमॉर्फस सॉलिड वहीं पर जिसका पार्टिकल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी, बेमर्जी, जैसे यहाँ पर जा रहा है भाई, इसके बाद कायदे से यहाँ पर आना चाहिए लेकिन नहीं रहेगा, यहाँ पर आना चाहिए नहीं रहेगा, वो यहाँ पर है और इसके बदले वो यहाँ कहीं पर है। तो ऐसे ही रैंडमली जहां पाएगा वहां पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ऐसे मतलब इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पार्टिकल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में सिमिलर हो जाता है, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड होता है आइसोट्रोपिक नेचर का। ठीक है, फर्दर एमॉर्फस सॉलिड के लिए बस इतना ही जाना था। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर निकलता है कि एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं अपन। ठीक है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डील कर चुका है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय सूडो? सूडो का मतलब क्या होता है? वैसे सूडो का मतलब होता है दिखावा या फेक। ठीक है, दिखावा या फिर फेक, जो एक्चुअल में दिखेगा कुछ और रहेगा कुछ और। तो सूडो सॉलिड यानी फेक सॉलिड, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड सॉलिड नहीं होता, लेकिन सर सॉलिड के टाइप में ही तो एमॉर्फस को डील करते हैं ना, नो डाउट टाइप में डील करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे टाइप का सॉलिड है जो दिखता तो सॉलिड है लेकिन रहता नहीं है सॉलिड। जैसे कि ये अजीब बात हुआ, जैसे कि ग्लास।
जैसे कि क्या, ग्लास। ग्लास आपको सॉलिड दिखता है, तो आप बोलोगे सर ग्लास तो सॉलिड दिखता है, क्या सॉलिड रहता भी, हमें उसको कंप्रेस भी करके देखे। बात यहाँ पर कंप्रेशन की नहीं है, बात यहाँ पर फ्लूइडिटी की है। आपको मैं ये चीज समझाने के लिए एक चीज बताता हूँ। आप लोगों ने क्लास 11 पढ़ा था, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 5 है स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें आप लोगों ने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा था, लिक्विड और गैस। और अभी 12th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो सॉलिड के बारे में। आप लोग मेरे को ये बता सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़े तो वहां पर लिक्विड और गैस ही क्यों पढ़े? मतलब वाई पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली लिक्विड एंड गैसेज ओनली? वहां पर सॉलिड और गैस पढ़ सकते थे, लिक्विड सॉलिड पढ़ सकते थे, गैस सॉलिड पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ सकते थे, लेकिन लिक्विड और गैस ही क्यों? और फिर सॉलिड को अलग से चैप्टर में क्यों? इसलिए क्योंकि लिक्विड और गैस दो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जो कि क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो इनकी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो या कैपेसिटी टू फ्लो, फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है। लिक्विड बहता है, गैस भी बहती है, सॉलिड बहता है क्या? नहीं बहता। इसीलिए तो सॉलिड को अलग से पढ़ते हैं। अब क्योंकि सॉलिड नहीं बहता, इसीलिए सॉलिड को अपन, वैसे अपने को ऑलरेडी पता है सॉलिड बहता नहीं, क्योंकि हार्ड, रिजिड, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उस बेसिक पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सॉलिड जो दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, उसमें से जो एमॉर्फस सॉलिड होता है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंगली और जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो फ्लो करता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इसीलिए उसको सूडो सॉलिड बोला जाता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड बोला जाता है। समझ में आया आपको कि उसको सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सॉलिड है उसको कायदे से बहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करा के टाइम के रेस्पेक्ट में और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्लो करता है। जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनी होती है वो ग्लासेस की बनी होती है, ऐसा चैम्बर बना होता है ग्लासेस का, तो वो ग्लास क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बाय टाइम बहुत स्लो होता है, हालांकि लगभग 20 से 25 साल, नो डाउट 30 साल या 50 साल भी लग जाते हैं कई को, तो ग्लासेस और ग्रेविटी की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो धीरे 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 नीचे फ्लो करता है। ये पता कैसे लगेगा, उस ग्लास को आप निकालिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन को, ग्लास को, और आप इसकी थिकनेस मेजर करिए। तो जब आप थिकनेस मेजर करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऊपर का थिकनेस कम हो चुका है और नीचे का थिकनेस ज्यादा हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि अरे ग्लास तो फ्लो कर रहा है। तो ऐसा देखो, ग्लास तो सॉलिड है तो फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है ना, इसीलिए इसको अपन सूडो सॉलिड बोलते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो अपने लास्ट क्लास से निकलते हैं। फर्दर हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर 4 टाइप में क्लासिफाइड है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने आयोनिक सॉलिड तक अपन लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैं एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, नाम पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी मॉलिक्यूल से रिलेटेड समथिंग कुछ होगा, तो डेफिनेटली एक ऐसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। मेटेलिक सॉलिड जो मेटल से मिलकर बना होगा, आयोनिक सॉलिड जो आयन से मिलकर बना होगा, कोवेलेंट सॉलिड। तो देखो 10th क्लास अपन पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने और अच्छे से पढ़ चुका है। तो कोवेलेंट एक्चुअल में एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, जो मेनली कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड इज नो डाउट एक ऐसा टाइप का सॉलिड होगा जो कार्बन से रिलेटेड होगा। तो डेफिनेटली कोवेलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जो कार्बन से मिलकर बनता है। फर्दर इसको और अच्छे से डील करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, तो जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं सिर्फ उसी के बारे में बताता हूँ। तो देखो, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 3 टाइप का होता है। ये तीनों टाइप हम लोगों ने डील कर चुका था। एक हम लोगों ने पढ़ा था नॉन पोलर, एक पढ़ा था पोलर और एक पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखो, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें एक तो वर्ड है पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो जब कभी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसे मिलके तो बनेगा, एटम्स, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एटम जब ऐसे मिलेंगे तो इनके टर्मिनल पे अगर कोई चार्जेस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्जेस, डेफिनेटली 2 ही चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर ये चार्ज क्रिएट हो जाए तो इसको पोलर कंसिडर किया जाता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके टर्मिनल में चार्जेस होगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। और अगर ये चार्जेस नहीं हुआ तो डेफिनेटली नॉन पोलर बोलेंगे। जैसे कि नॉन पोलर का एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो नॉन पोलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ नॉन पोलर का, ठीक है, तो यहाँ पर अपन नॉन पोलर का एग्जांपल डील करेंगे।
तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखना कि नॉन पोलर का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी डेफिनेटली मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि क्या होगा, जिसके टर्मिनल में कोई भी चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे, है ना, जिसके टर्मिनल में कोई भी क्या नहीं होंगे, चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। क्लियर हुआ आप लोग को ये पॉइंट? कोई भी, तो ऐसे सॉलिड को अपन क्या बोलेंगे, पोलर, सॉरी नॉन पोलर सॉलिड बोलेंगे, जिसके टर्मिनल पे कोई भी चार्जेस क्रिएट नहीं होगा। और अगर टर्मिनल पे चार्जेस क्रिएट हो गया तो उसको अपन फिर पोलर सॉलिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको डील कराता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें अपन डील कर लेते हैं, ध्यान देना। मैं आपको यहाँ पर समझाया कि पोलर सॉलिड के बारे में। तो पोलर सॉलिड क्या होगा, जिसके टर्मिनल में चार्जेस क्रिएट होगा। नॉन पोलर, जिसके टर्मिनल पे चार्जेस क्रिएट नहीं होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड को बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, पहले नॉन पोलर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में ले लो CCl4, इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, Cl और ये Cl। वैसे 11th क्लास ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो ये स्ट्रक्चर का क्या नाम है मुझे बताइए कमेंट करके, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी CCl4 किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो देखो, और मैं आप लोगों को कुछ समझा दूं, तो जैसे आप लोगों की जो क्लासेस अभी चल रही है, ये वाली ऑनलाइन वाली पर्टिकुलरली, ठीक है, तो इसमें आप ना ऐसा मत करो कि भाई मेरे को क्लास बस चालू करके छोड़ दो, क्योंकि ये जो क्लासेस आपकी लग रही पर्टिकुलरली, इसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ इस टाइप का बना रहे हैं कि आप लोगों को ना नॉर्मल क्लासेस से अच्छा समझ में आए, काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर जैसे आप लोगों को और भी कोई क्लासेस, जैसे अभी ये तो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री चल रही है, तो इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, तो सारे सब्जेक्ट्स अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आपको सारे सब्जेक्ट जो जो इसमें अपलोड हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे आप ज्वाइन भी कर सकते हो। प्लस अगर आप चाहें तो आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल है ब्रिलियंट्स लॉन्चर करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड होना है, तो इस चैनल के यानी इस वीडियो के एंड में मेरा नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप अपना क्लास और नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, और अगर फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत है तो इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो के नीचे ही आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये स्ट्रक्चर बना है। अब इसमें क्या होता है, जो देखो 11th क्लास ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं आगे का टॉपिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डायपोल मोमेंट क्रिएशन की वजह से इसका ओवरऑल जो नेट चार्ज जो डेवलप होता है वो जीरो होता है, यानी न्यूट्रल होता है, यानी नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। तो इसी को बोला जाता है नॉन पोलर, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस क्रिएट नहीं हो पाते। और अगर यही चीज कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, जैसे मान के चलो HCl हो, तो HCl में क्या होगा, देखो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। कितना होता है, क्लोरीन का एवरेज मैं ले लूँ तो 3.5 के आसपास, हाइड्रोजन का 2.1 के आसपास। देखो दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपने साइड खींच लेगा, तो उससे होगा ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लिया, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और हाइड्रोजन ने क्योंकि डोनेट कर दिया इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये एक ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों डेवलप हो रहे हैं, इसलिए ये टाइप का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, नाम पे ध्यान दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं H2O का, तो आप ये ध्यान मत लगाना कि सर H2O तो पानी होता है, भैया पानी का लिक्विड सॉलिड भी तो आइस के नाम पे रहता है ना, सॉलिड फॉर्म, तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो H2O में क्या होता है, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे बनाता हूँ, ध्यान देना, O है, ये H, ये H, ये पानी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो सकता है O, ये H और ये H। अब इसमें होगा क्या, ये H जो कि एक H2O का है, ये O जो कि दूसरे H2O में का है, इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होता है, ये डॉट डॉट दिख रहा होगा आपको, ये इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यही बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी बॉन्डिंग की वजह से वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया, तो इस टाइप का सॉलिड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड रहता है, इसमें जो बॉन्ड रहेगा वो तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा इसमें वीक बॉन्ड होता है, जो आप डिस्पर्शन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, यानी डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही वीक होते हैं। प्लस जो पोलर है, क्योंकि इसमें चार्ज जनरेट हुआ है, तो कंपैरेटिवली नॉन पोलर के कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग होगा। वो थोड़ा स्ट्रांग क्या होता है, तो उसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये कोई नया चीज पैनिक करने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल ध्यान दो, क्योंकि पोलर पोलर डाइपोलर यानी डाइपोल,
दो पोलर के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तो इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड ऑब्वियसली मेटल से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब इस मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मेटल क्या होता है, क्या समझते हो सर? मेटल एक एटम नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ऑब्वियसली एक बात बताओ, अगर आप क्लास में बैठे हो, आपका जो क्लासमेट है, आपका जो दोस्त है, वो आपसे पेन मांगा, तो आप उसको पेन दोगे कि नहीं दोगे? तो सर डिपेंड करता है कंडीशन पे। क्या कंडीशन पे? कंडीशन ये कि अगर मेरे पास पेन एक्स्ट्रा हुआ तब तो मैं उसको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास पेन एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो आप क्या दोस्त को दे पाओगे? जबकि सर लिखवा रहे हैं या कोई भी आपके जो टीचर है क्लास में आपको लिखवा रहे हैं, तो क्या आप उसको अपना पेन दे पाओगे अगर आपके पास सिंगल पेन है? तो डेफिनेटली आंसर नो ही आएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसका मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तब तो वो डोनेट कर रहा है ना। इसीलिए मेटल को कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय अ सी ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज जिसको नेगेटिव चार्ज के समुद्र से घेरा गया है। समुद्र क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक्सेस में, वो सुने कहावत सुने हो, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बस वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा होता है तो इसलिए वो डोनेट कर देता है। तो ज्यादा होता है तो उसको सी से कंपेयर किया जा रहा है कि हाँ भाई ज्यादा होता है, मतलब सी ज्यादा, सी में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको ऐसा कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है? जो आयन से मिलकर बनेगा। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड के बारे में वैसे तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये हार्ड रहेगा, मेलिएबल रहेगा, डक्टाइल रहेगा, जितनी मेटल की प्रॉपर्टी है सारी आ जाएंगी। और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आयोनिक सॉलिड आयन से मिलकर बना होगा, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आयोनिक बॉन्ड की खासियत बताता हूं मैं, और आयोनिक सॉलिड की भी खासियत बताता हूं। आयोनिक सॉलिड की खासियत ये है कि दो ये आयन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कि आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता? तो नहीं करता, ये लिखोगे आप आंसर में। क्या लिखोगे आंसर में आप? कि आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं, जिनको पता होगा कि आयंस तो सर फ्री चार्ज होता है, और जहां पर भी फ्री चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। नो डाउट ये कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो बिल्कुल सही पढ़े हो कि फ्री चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लेकिन मैंने कब बोला कि आयोनिक सॉलिड में फ्री चार्ज होगा? आयोनिक सॉलिड आयन से मिलकर तो बनता है, लेकिन आयन से मिलकर बनता है। तो एक आयन जब दूसरे आयन के साथ मिलता है, यानी जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा, तो चार्ज क्या बनेगा? न्यूट्रल। तो यहां पर कोई फ्री चार्ज हुआ क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो अगर इस आयोनिक सॉलिड को आप मोल्टेन स्टेट का ले लो, यानी इसको पिघला दो या एक्वस स्टेट का कर दो, हाँ तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। और ये हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है, प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, हाई होता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो वैसे आयोनिक सॉलिड नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल आप लेना चाहो तो NaCl ले सकते हो। वैसे मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल सारा मेटल्स आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ये जो कोवेलेंट सॉलिड है, ये कोवेलेंट सॉलिड अपन यहाँ पर डील कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन आयोनिक सॉलिड के बारे में वैसे काफी सारी चीज डील कर चुके हैं कि भाई आयंस उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप आयोनिक बॉन्ड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है, एग्जांपल में NaCl आप ले सकते हो। नेक्स्ट सॉलिड अपना है कोवेलेंट सॉलिड। अब इसको अच्छे से डील करते हैं, ध्यान देना। अपन अभी तक जो पढ़े वो कल का ब्रीफ था और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसलिए क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड में प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड काफी बड़ा होता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिल मिलकर बना होता है, यानी बहुत ही लार्ज नेटवर्क क्रिएट होता है इसका, इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अभी तक अपन पढ़े, जैसे लास्ट एग्जांपल NaCl, एक Na एक Cl, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड में ऐसा नहीं होता, कार्बन 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 बहुत सारे मिलकर बने होते हैं, तो बहुत लार्ज नेटवर्क क्रिएट करता है, इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड के नाम से जानते हैं। ये एटम से मिलकर बनता है, ऑब्वियसली पता चल गया आप लोगों को। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। अब देखो यार, अपने को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड 11th क्लास में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट भी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ग्राफाइट। ग्राफाइट एक
ऐसा सॉलिड है जो कि ऑब्वियसली कार्बन से मिलकर ही बना है, बाकी सारे पॉइंट्स भी उसके लागू होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। वैसे ही डायमंड डायमंड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, डायमंड हीट कंडक्ट करता है, ये भी उसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, आप जो चाहो लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे यहाँ पर। और इसके कोवेलेंट सॉलिड के भी क्वेश्चंस बनते हैं, कोवेलेंट सॉलिड के क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसके एक्सेप्शंस को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आज अपन आगे बढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि एक सॉलिड के बारे में, सॉलिड मैटर का एक टाइप है, और मैटर के टाइप के साथ साथ सॉलिड जो है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे स्क्वायर, रियल लाइफ में स्क्वायर का कोई एग्जांपल दे सकते हो, मतलब एक ऐसा एग्जांपल दो जो स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, मतलब आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो जो स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल दोगे मुझे? ठीक है, क्या एग्जांपल दोगे आप मुझे कि क्या सर, क्या हो सकता है ऐसा चीज जो स्क्वायर शेप का होगा? तो आप सोचोगे, तो आप दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा इजी कर, क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जो सर्कल का होगा, यानी सर्कल का एक एग्जांपल तो जो रियल लाइफ में मिलता होगा? तब बोलेगा सर ये तो बहुत इजी, बॉल होता है। रेक्टेंगल का सर, बुक, कॉपी, बोर्ड, ये सारी चीज तो होते हैं। इवन जो अपन मोबाइल जिससे देख रहे हैं वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप का है, लैपटॉप से देख रहे हैं तो वो भी एक टाइप का रेक्टेंगल शेप का ही हो सकता है, या स्क्वायर भी हो सकता है, जनरली रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो मैं बोलूँ, बताऊँ आपको, मैं ये आप जितना भी एग्जाम्पल दे रहे हो सब गलत है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ सर, ध्यान दो, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारे होते हैं 2 डायमेंशन जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो आप एग्जांपल कैसे दे रहे हो? तो सर फिर एक बात बताओ आप मेरे को, ये जो बॉल एग्जांपल लिए, ये जो बोर्ड, कॉपी, बुक, पेन, जितना भी एग्जांपल अपन लिए, ये सब तो है ना भैया, ये सब है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर जो होगा वो भी डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्क्वायर का 3 डायमेंशन क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। जैसे सर्कल का 3 डायमेंशन क्या कहलाता है? स्फीयर। रेक्टेंगल का 3 डायमेंशन क्या कहलाता है? क्यूबॉइड। ये सब तो आप लोग ऑलरेडी पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि रियल लाइफ में 2 डायमेंशन कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, 3 डायमेंशनल चीज एग्जिस्ट करती है। तो 3 डायमेंशनल जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो ये जो सॉलिड अपन पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे, छूते आ रहे, वो सब 3 डायमेंशन है, तो उसके पार्टिकल भी तो 3 डायमेंशनल में अरेंज होंगे। सही बात है। तो जब पार्टिकल 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? रैंडम ऐसे अरेंज रहते हैं, रैंडमली ऐसे, जैसा मन पिए वो देखो पार्टिकल अपने से अरेंज्ड है। ठीक है, ये काफी सारे 3 डायमेंशन स्पेस, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष मत पहुंच जाना, स्पेस का मतलब खाली जगह। ठीक है, तो 3 डायमेंशन स्पेस में ऐसे पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को, ठीक है, जब रेगुलरली अरेंज किया जाता है, जो इरेगुलर अरेंज्ड है उनको रेगुलरली अरेंज किया जाता है, तो वो एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे दिख रहा है, देखो मैं इस इरेगुलर पार्टिकल के अरेंजमेंट को रेगुलर बना रहा हूं, ठीक है, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो, ये दिख गया। तो ये रेगुलर एक अरेंजमेंट बन गया। ये बोलोगे अरे वाह सर ये तो क्यों बन गया? यस डेफिनेटली। तो ये जिस टाइप का अरेंजमेंट हुआ, यानी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है जब पॉइंट्स का, यानी जो पॉइंट्स बनाया मैं इनका, ये पॉइंट्स जो बने, ठीक है, इन पॉइंट्स का जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन स्पेस में, तो इसको बुलाया था क्रिस्टल लैटिस। और इसी क्रिस्टल लैटिस में एक एक इंडिविजुअल पॉइंट्स के जो साइट होती है, यानी जगह होती है, उनको लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोला जाता है। यानी इस क्रिस्टल लैटिस में एक एक पॉइंट जो होता है उसको लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब ये जब क्रिस्टल लैटिस बनता है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्यूब्स होते हैं। जैसे आपको तो यहाँ पर एक क्यूब दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर तो बहुत सारे क्यूब्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स मिलकर बनते हैं ये। ऐसे ये बहुत ही आपको कचरा टाइप का दिखेगा ना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे क्यूब्स मिलकर बने हैं ना, ये काफी सारे क्यूब से मिलकर बन रहा है ना, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा कचरा टाइप का दिख रहा है। तो देखो इतना सारा कचरा टाइप का जो बहुत सारा क्यूब मिलकर बना है, उनमें से एक छोटे वाले क्यूब को हटा लो, निकाल लो, तो ये एक्चुअल में एक क्यूब का रिपीटेशन है।
इस एक क्यूब को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार बनाया जा रहा है, तब जाके आपका क्या बन रहा है, एक बड़ा सारा क्रिस्टल बन रहा है। ठीक है, एक बड़ा सारा क्रिस्टल बन रहा है एक छोटे से क्यूब से। तो यही छोटा सा क्यूब जो इस पूरे बड़े क्रिस्टल को बनाता है, इस छोटे से क्यूब को यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक है, इस छोटे से क्यूब को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। तो आपको यूनिट सेल क्या हुआ समझ में आया? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट, छोटा रिपीटिंग यूनिट होता है एक क्रिस्टल लैटिस का। बताया ना मैंने आपको, क्रिस्टल लैटिस में एक छोटा सा क्यूब रहेगा जो कि बार बार अपने आप को रिपीट करके, बार बार क्या करता है, रिपीट करके क्या बनाता है, पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाता है। तो एक क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो कायदे से यूनिट सेल कैसा दिखता है, तो ये देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये यूनिट सेल का है। वैसे इस इमेज को लिया गया है विकिपीडिया से, ये नीचे लिंक दिया है, अगर कोई जाना चाहे तो देख सकता है। तो ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में ये जो पॉइंट बने ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस साइट है। क्लियर हुआ? अब ये क्यूब बना है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसका हर एक साइड इक्वल होगा, दिख रहा है आपको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों साइड क्या है, ए और ए है। वैसे आप लोगों को पता होगा साइड्स ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, जिसको साइड को एज के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं कहीं पर एज यूज करूं तो आप कंफ्यूज मत हो ना, एज का मतलब साइड ही होता है। ठीक है, तो एज ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब दोनों का बराबर है, जो कि ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। तो यूनिट सेल कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो देखो यूनिट सेल वैसे दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है ये जान लो पहले। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी या सिंपल। ठीक है, प्राइमरी या सिंपल। और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये क्या क्या होता है, देखो ध्यान देके सुनना पहले। तो जो प्राइमरी यूनिट सेल होता है, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हो आप इसको, ये जो यूनिट सेल होता है ये एकदम सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल मतलब नॉर्मल, जैसे आपने पहले क्यूब देखा था, याद है ये वाला क्यूब, तो ये जो क्यूब बना है ये सिंपल है। अब ये कैसे बोल सकते हो सर आप सिंपल है? तो अब एक बात बताओ, सिंपल कैसे बोल सकता हूँ बताता हूँ मैं आपको। आप इस क्यूब में से कोई भी एटम को हटा दो, देखो एक बात याद रखना, अगर ये एटम हटा तो ये जो लाइन खींचा है वो भी हट जाएगा ना। तो कोई भी एक एटम को हटा दो और ये क्यूब ही दिखना चाहिए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? यानी कोई एक एटम हट जाना चाहिए और ये क्यूब ही बना रहना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो डेफिनेटली नहीं है। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ सिंपल, प्राइमरी। क्योंकि कोई भी क्यूब बनाऊं कम से कम इतना तो बनाना ही पड़ेगा, भले से हाँ इसके बाद मैं तामझाम कर सकता हूँ अलग से, लेकिन कम से कम इतना तो बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या प्राइमरी यूनिट सेल। क्लियर हुआ? दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको और अच्छे से डील करेंगे आगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ब्रीफ में इसका मतलब समझा रहा हूँ। सेंटर्ड यूनिट सेल, नाम पे ध्यान दो, सेंटर्ड यानी कि किसी ना किसी यूनिट सेल के सेंटर में कुछ ना कुछ होगा, तो डेफिनेटली होगा। तो सेंटर्ड यूनिट सेल वैसे तो बेसिकली 3 टाइप का होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 ही पढ़ाऊंगा, जो 2 अपने क्लास में काम आएगा। ठीक है, वो क्या क्या है? वो है, एक है बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड। एक जो तीसरा होता है मैं बता देता हूँ, नाम जान लो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड सेंटर्ड होता है। ठीक, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, तो अपन दो मेन है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन प्रिमिटिव के बारे में। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी प्राइमरी यूनिट सेल, तो इसमें कम से कम इतना तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं काम करता हूँ आपको कंपेयर करके समझा दूँ। ध्यान दो, ये वाले को देखो, ये है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको प्यार से बीसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो यूनिट सेल बना है, इसमें आप एक चीज नोटिस करो, ये एक एक्स्ट्रा बना है। ठीक है, यही चीज मैं समझाना चाहिए, इसमें बना है कि एक्स्ट्रा नहीं बना, इसमें बना है ना, लेकिन यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो यूनिट सेल है वो सिंपल है, यानी कम से कम इतना बनाना ही पड़ेगा। आप इसमें भी नोटिस करो, इतना तो कम से कम बना ही है, दिख रहा है? इसमें देखो इतना बना हुआ है, ये सेम चीज इसमें भी बना हुआ है इतना, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा बना हुआ है इसमें, यहाँ पर एक पॉइंट, सही बात है। इसके बाद वाले को देखो, इसके बाद वाले में देखो ये जो बना हुआ है ये तो बना ही हुआ है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर ये देखो, मैं जो सर्कल कर देता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये जो पीछे बना है ये, और एक जो नीचे बना है ये सारे एक्स्ट्रा हैं। टोटल कितने वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, जितने होने चाहिए उसके अलावा 6 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल होता है एकदम, इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ तामझाम नहीं होता। जबकि बॉडी सेंटर्ड में देखो, नाम पे ध्यान दो, बॉडी सेंटर्ड यानी पूरे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, अगर आप अपने रूम को एज्यूम करो तो रूम के सेंटर में यानी हवा में कहीं पर होगा,
वो चीज आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे फेस का सेंटर्ड, फेस सेंटर, नेक्स्ट वाला फेस सेंटर्ड। तो फेस के सेंटर में, फेस क्या होता है? फेस समझ गए, जो चेहरा होता है ना, चेहरा। वैसे यहाँ पर चेहरा को ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके घर का आप दीवार ले लो, तो दीवार आपका फेस कहलाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? इतने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई भी पॉइंट इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ठीक है, ये बता दीजिए मुझे। इसके अलावा अपन इसमें और कुछ डील कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें मैं आपको बताता हूं कि एक सेकेंड ना, हाँ, इसमें अपन जो जहां पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे अपन? इसमें प्रिमिटिव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो प्रिमिटिव में एक बात ध्यान दीजिए इधर, कि जो अपना सेल था, यानी यहाँ पर जैसे अपन लिखे ऑलरेडी कि प्रिमिटिव सेल का कोई टाइप नहीं होता, है ना। प्रिमिटिव सेल का कोई भी टाइप नहीं है, जबकि यूनिट सेल का जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, इस सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप होते हैं, जिसमें 2 ऑलरेडी अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक जो एंड था उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान ध्यान देना। यहाँ पर जो ये एक आइटम आपको दिख रहा है, टोटल वैसे कितने आइटम है यहाँ पर काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल यहाँ पर 8 एटम्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो 8 एटम्स। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पार्टिकल वो एटम्स होते हैं। सर ये तो आप कभी नहीं बताए। अरे भैया, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, याद है? यहाँ पर इतना बड़ा लेक्चर दिया था, मैं आप लोगों को बताया था यहीं पर कि भाई जो सॉलिड होता है वो एक मैटर का टाइप होता है, और सॉलिड जो है वो किसी पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो भाई क्या पार्टिकल? वही तो एटम है, इसी चीज को तो एटम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आपको पार्टिकल पार्टिकल लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट ही तो पार्टिकल है, यही पॉइंट वही एटम होता है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर ध्यान दो, 8 एटम्स है, तो सही है क्या? नहीं है, गलत है। क्यों? एक बात बताओ, क्या एक यूनिट सेल से, क्या एक यूनिट सेल से पूरा क्रिस्टल प्रिपेयर हो सकता है? तो डेफिनेटली नहीं हो सकता भाई। एक क्रिस्टल बहुत सारे क्यूब से मिलकर बनता है, यानी बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब भी मैं यूनिट सेल बोलूं तो मेरा मतलब क्यूब से ही होगा। तो मैं क्यूब ही कंसिडर करूंगा। इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी आप कंसिडरेशन पे ध्यान दो। ठीक है, तो जब भी मैं आपको बोलूं क्यूब, तो उसका मतलब यूनिट सेल, और यूनिट सेल का मतलब क्यूब। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि क्या एक यूनिट सेल से पूरा क्यूब प्रिपेयर हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है नो। जो क्रिस्टल बनेगा वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है, काफी सारे यूनिट सेल से मिलकर एक क्यूब बनता है। एक क्यूब को बनाने में बहुत सारे यूनिट सेल्स लगते हैं, बहुत बहुत सारे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो वही चीज है। तो क्या एक ये यूनिट सेल जिसमें आपका एटम दिख रहा है, वो एटम सिर्फ इसी क्रिस्टल के हैं क्या? मतलब सिर्फ, सॉरी, इसी यूनिट सेल के हैं क्या? तो नो, इसके बगल में एक यूनिट सेल आएगा, इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगा। जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ये वाले को ध्यान दिया, इसके बगल एक यूनिट सेल आएगा, इसके इधर ऊपर आएगा एक यूनिट सेल, इसके पीछे वैसे ही 4 आएंगे टोटल। जैसे आपको समझाने के लिए मैं समझाऊं, तो एक यूनिट सेल ये हो गया, एक इसके बगल में आएगा 2 हो गया, एक इसके ऊपर आएगा 3 हो गया, एक इसके इधर ऊपर आएगा 4 हो गया। वैसे ही 4 ये तो आगे हुए ना, 4 पीछे भी तो होंगे। तो टोटल एक एटम जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, वो एक एटम को टोटल कितने लोग शेयर कर रहे हैं? तो 8 यूनिट सेल उसको शेयर कर रहा है, यानी 8 क्यूब में एक एटम शेयर हो रहा है। तो एक के हिस्से में कितना जाएगा? तो ऑब्वियसली एक के हिस्से में कितना जाएगा? 1/8 जाएगा। ठीक है, एक के हिस्से में कितना जाएगा? 1/8 जाएगा। और टोटल वैसे कितने एटम्स है यहाँ पर? टोटल 8 एटम्स है। तो एक एटम के लिए 1/8, टोटल 8 एटम्स। इसको सॉल्व कर ले, 8 × 1/8, आंसर कितना आया? 1। तो कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि ये जो आपका यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल आपका जो है, उस यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? तो 1 एटम होते हैं। कौन सा यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको प्यार से क्या बुलाते हैं? सिंपल क्यूब। क्या बुलाते हैं? सिंपल क्यूब, या सिंपल यूनिट सेल, या सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको प्यार से एससीसी बोलते हैं शॉर्टकट में, या एससी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एससीसी बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूब, या प्रिमिटिव यूनिट सेल, या प्राइमरी यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो एक एटम होता है। कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? सिर्फ एक एटम्स होता है, सॉरी, सिर्फ एक एटम होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं बॉडी पे।
तो बॉडी पे ध्यान देना। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, आप कोई भी यूनिट सेल बनाओ आपको प्रिमिटिव तो बनाना ही पड़ेगा, यानी सिंपल तो बनाना ही पड़ेगा, दिख भी रहा होगा। तो पहले तो 8 इंटू 1/8 तो होगा ही होगा, क्योंकि प्राइमरी तो बनाना ही पड़ा, प्लस सेंटर्ड है तो कुछ एक्स्ट्रा है क्या? हाँ डेफिनेटली एक्स्ट्रा है, एक यूनिट सेल यहाँ पर, सॉरी एक एटम यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो अब एक बात बताओ, ये एटम है कहाँ पर? तो ये एटम है बॉडी के सेंटर में। कहाँ पर है? एटम जो है वो है बॉडी के सेंटर में। तो वो एटम बॉडी के सेंटर में होने की वजह से क्या उस एटम को कोई दूसरा यूनिट सेल इसको शेयर कर पाएगा क्या? क्या उसका हिस्सेदारी यहाँ पर आएगा? जैसे इसके बगल में कोई क्यूब है तो क्या उस क्यूब का हिस्सेदारी इसमें रहेगा क्या? या इस बगल में है, या इसके ऊपर में है, या इसके नीचे में है, या इसके पीछे में इधर, या इसके आगे में इधर, तो क्या किसी भी क्यूब का इसमें हिस्सेदारी रहेगा क्या? तो डेफिनेटली नो है इसका आंसर, क्योंकि ये यूनिट सेल, सॉरी ये जो एटम है वो इस यूनिट सेल के पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है भैया, तो ये इसका एक लौता हुआ, तो इसमें कोई शेयरिंग नहीं। तो एक एटम है, एक यूनिट सेल, तो 1 इंटू 1। तो इसका आंसर कितना हुआ? 8 इंटू 8 कट गया, ये 1 प्लस 1, टोटल कितने हुए? 2। तो बॉडी सेंटर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 2 एटम्स। सिंपल में कितने एटम्स होते हैं? 1 एटम। बॉडी में कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स। वैसे ही फेस सेंटर का कैलकुलेट करते हैं, तो फेस सेंटर पे ध्यान देना। इधर फेस सेंटर पे क्या होगा? देखो वही सेम लॉजिक लगाओ, चाहे कोई सा भी सेंटर बनाओ, प्राइमरी तो बनाना ही पड़ेगा। तो 8 इंटू 1/8 तो होगा ही होगा, जो कि प्राइमरी का है, प्लस मैंने आपको काउंट कराया था, याद है पिछले बार? 1। कितने फेस सेंटर्ड है? तो 1 2 देखो 3 4 5 6, टोटल कितने हुए? 6 हुए। तो टोटल 6 एटम्स है ये, तो ठीक है, इनटू। अब एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक लगाना, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आप एज्यूम कर लो कि आपके नेक्स्ट कमरा जिस भी डायरेक्शन में होगा, आपसे ऊपर नीचे अगल बगल लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं पर भी, जहां पर भी होगा, आप उसको एज्यूम कर लो कि आप उसी ही दीवार में एक खिड़की बना दो। जैसे ये जो एटम बना हुआ है ये एक टाइप का खिड़की है मान के चलो, तो ये जो खिड़की है उस खिड़की बनाने की वजह से या उस दीवार में छेद करने की वजह से कितने रूम में इफेक्ट पड़ेगा? तो आप सोचोगे सर एक तो जिसमें हम लोग बैठे हैं वो, और एक उसके बगल वाला रूम। अच्छा, अगर आपने इस दीवार में खिड़की बनाया तो क्या उसके ऊपर वाले रूम में कोई फर्क पड़ेगा या उसके नीचे वाले रूम में? तो बोलोगे नहीं सर कहाँ फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसके उधर वाले साइड और इधर वाले साइड में, उसमें भी नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप जो खिड़की बनाओगे उससे सिर्फ और सिर्फ आप जिस रूम में हो वो और उसके बगल वाला जिस रूम में वो खिड़की खुल रहा है वो, तो ये दो ही रूम में वो क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। तो ऐसे ही ये जो एटम है जो इस फेस में है उसका इम्पैक्ट यानी उसका शेयरिंग सिर्फ दो जगह होगा, एक तो इस यूनिट सेल में और एक बगल वाले यूनिट सेल में। तो दो यूनिट सेल एक एटम को शेयर करेंगे, तो एक की हिस्सेदारी में कितना जाएगा? ऑब्वियसली 1/2, आधा आधा आएगा। टोटल ऐसे ही कितने हैं? 6 है, तो 6 इंटू 1/2। इसको सॉल्व किए तो ये तो 1 आ गया, प्लस इसको सॉल्व किए तो 2 1 जा 2, 3 जा आ गया, तो 1 + 3 कितना हुआ? टोटल 4। तो वैसे फेस सेंटर में कितने एटम्स हुए? टोटल 4 एटम्स हुए। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये जाननी है कि अपना जो ये था यूनिट सेल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट इसका एग्जाम में डेफिनेशन भी आता है, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट क्या होता है करके। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको नोट्स अगर लिखना है तो नोट्स लिखने के लिए आप इसमें से एक्सट्रैक्ट मत करिए, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ साथ हमारा वेबसाइट है www.brilliantlauncher.com.in करके, brilliantlauncher.in करके। ये आपको लास्ट वेबसाइट यहाँ पर दिख जाएगी, लास्ट पेज में देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है यही वेबसाइट है अपनी, ये वेबसाइट है। अपन इंस्टाग्राम में भी है, इंस्टाग्राम में भी आप अपने को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज भी है उसमें भी लाइक कर सकते हो, इवन अपना टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप जिस पे भी चाहो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इवन अपना ये वेबसाइट भी है, तो आप वेबसाइट में जाकर भी अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आपके इस नोट्स का, ठीक है? और इंस्टाग्राम में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा और भी बाकी जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जैसे अभी अपना रिसेंटली अपलोड हो रहा है आपके 11th और 12th का केमिस्ट्री अपलोड हो रहा है, और इन्हीं 11th और 12th का बायोलॉजी अपलोड हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली, और सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन तो वैसे आता ही रहेगा, और आपने बेल को रिंग में डाल रखा है तो, यानी नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो, ठीक है?
तो वापस आते टॉपिक पे, ध्यान दो इधर। यूनिट सेल जो ये है अपना, ये यूनिट सेल दो टाइप का होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेंटर्ड और प्रिमिटिव। सेंटर दो टाइप का होता है, बॉडी और फेस। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है और आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये सारे आ चुके हैं क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए भाई कैलकुलेट करना, ठीक है। और रट्टा मारना नहीं है अपने को टॉपिक को समझ कर जाना है। रट्टा मारोगे तो सिर्फ वही टॉपिक समझ में याद होगा, और समझ कर जाओगे तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक समझ में आएंगे आपको, ठीक है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ चीजों को समझो आप, क्लियर हुआ पॉइंट में। अच्छा, एक जो मैं आपको बोला था कि टॉपिक बताऊंगा कि मैं जब भी यूनिट सेल बोलूं तो आप क्यूब क्यूब कंसिडर करोगे। देखो ये जो जितना वाला पंचायती है जो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, कि ये एटम यहाँ पर अरेंज है, ये एटम यहाँ पर अरेंज होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, सब के बारे में पढ़ा। तो ये सब कौन दिया, ये सब कोई साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था, ब्रावियस नाम है उस साइंटिस्ट का। तो उसने क्या किए थे, कुछ कुछ क्रिस्टल लैटिस डिफाइन किए थे, ठीक है। कुछ कुछ क्या किए थे, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के अरेंजमेंट उन्होंने डिफाइन किए थे, जिसको उसने नाम दिया था ब्रावियस लैटिस, ठीक है। तो टोटल ऐसे 14 यानी 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस के अरेंजमेंट है, जिनको ब्रावियस लैटिस के नाम से जाना था। कितने हैं टोटल, 14 है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से तो, ठीक है। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं आपको अभी बताया कि प्रिमिटिव लैटिस, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है, इसके कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं। ये वेरिएशन कैसे आएंगे भैया, यही तो इसका वेरिएशन है। प्रिमिटिव में कुछ एटम अलग से डाल दो तो वो सेंटर बन जाएगा, यही इसका वेरिएशन कहलाता है। तो वैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल 7 टाइप के होते हैं। तो सर अभी तो आप बोले टाइप नहीं, मैं इसलिए बोला था क्योंकि वो जनरली एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो वैसे जान लो आप बस जानने के लिए, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है वो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना इधर। तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल 7 टाइप का होता है। एक जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सदाबहार, वो है क्यूबिक, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा होता है टेट्रागोनल, ठीक है। तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है हेक्सागोनल, ठीक है। पांचवा होता है रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल को ही ट्राइगोनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक होता है मोनोक्लिनिक और एक होता है ट्राइक्लिनिक। तो ये टोटल 7 हो गए, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, जिसमें से अपन सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से अपन सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे, और उस क्यूबिक में भी टोटल 3 ही टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। क्या, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो मैंने जितना बताया है उस सबको आप अच्छे से पढ़ ही लेना, क्योंकि अपना जो आगे का जो टॉपिक रहेगा ना, उसमें बहुत काम आने वाला है। और होपफुली मैं आपको कुछ बता दूं तो वो ये है कि मैंने इस चैप्टर को पर्टिकुलरली वैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक कैटेगरी इस चैप्टर का जो है, ठीक है, वो खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से एक बड़ा पोर्शन अपना ये खत्म हो गया, ठीक है। तो होपफुली आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और नो डाउट अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो अपने वीडियो के नीचे में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके डाउट को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके डाउट्स को इसमें अपन क्लियर करेंगे। तो आप उसकी वैसे चिंता मत करना कि भाई डाउट पूछेंगे कमेंट सेक्शन में तो क्लियर होगा कि नहीं होगा। मुझे बाकी चैनल्स, बाकी वीडियोस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपना जानता हूँ, अपने में हम लोग क्लियर कर देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक मत होना। जैसे कि अपनों ने लास्ट क्लास में जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, उस वीडियो में पर्टिकुलरली वैसे तो कोई भी कमेंट के तौर पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको कवर करा दिया है, ठीक है। और जैसे अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको भी अपन इसमें डील करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नो डाउट, बिना दिक्कत के आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपन उसको आपके लिए
क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप होपफुली आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, इतने में स्टॉप करते हैं। और आप फॉलो डेफिनेटली करिए इंस्टाग्राम पे, अपना फेसबुक पेज लाइक करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ब्रिलियंस लॉन्चर करके भी सर्च कर सकते हो और अजय अग्रवाल करके भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है बस। थैंक यू।